नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने अलंकार पढ़ना शुरू किया था। शब्द अलंकार को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ अलंकार और बाकी जो विविध प्रकार के अलंकार हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, अर्थ अलंकार अर्थात वे अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो। ठीक है, देखिए पहला क्या है, उपमा अलंकार। परिभाषा क्या कह रही है, जहां एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए। अर्थात कोई एक वस्तु है या व्यक्ति है, उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए। अगर सामान्य अर्थ में आप समझिए कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन मेरे पास है और दूसरा व्यक्ति आए और कहे कि जिस तरीके से जैसा तुम्हारा ये पेन है वैसा ही पेन मेरे पास है, तो क्या है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ, दूसरे पेन के साथ क्या हो रही है, तुलना की जा रही है। बात समझ में आई। तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब इसके 4 अंक हैं। किसके, उपमा अलंकार के 4 अंक हैं। चलिए देखिए क्या है, उपमेय। कभी कभी परीक्षा में उपमेय से क्वेश्चन पूछ देता है कि उपमेय क्या होता है, किसी अलंकार में उपमेय क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए। अर्थात जैसे इस पेन की तुलना कर रहे हैं तो ये क्या है, उपमेय है। वहीं उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। अर्थात इस पेन की तुलना किससे की जा रही है, वो वस्तु क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे ये पूछ देता है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, तो उपमेय वही वो वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है, वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, और सामान्य धर्म क्या है बच्चों, जिससे दोनों वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। इसको बस आप समझ लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन ये परीक्षा में ये दोनों ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, चौथा अंक क्या है उपमा का, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या कहलाता है, जिस शब्द को तुलना के लिए प्रयोग किया जाए। अर्थात मैं इस पेन की तुलना दूसरे पेन से कर रही, तो मैं क्या कहती हूं कि इस पेन के जैसा सा आ रहा है, तो ये जो सा शब्द है यही क्या कहलाएगा, वाचक शब्द कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सा शब्द लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। देखिए क्या है वाचक शब्द में, शा सी जैसे, किसी की तुलना करते तो हम लोग बोलते हैं ना इसके जैसे या उसके जैसे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में योजक का चिन्ह, ठीक है, ये किसका चिन्ह है, योजक का चिन्ह है। यदि आपने विराम चिन्ह को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके विराम चिन्ह से संबंधित जो वीडियो है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या ट्रिक कह रहा है, जब पंक्ति में योजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी जैसे यानी कंपेयर करने, तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं वे आए, तो वे क्या कहलाएंगे, उपमा अलंकार कहलाएंगे। अर्थात जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ तुलना करने वाले शब्द जुड़े हों, वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। देखिए बच्चों, हम आपको चाहे तो रटवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आपको रटवाना नहीं, आपको समझाना है, ताकि परीक्षा में आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे क्या कैसे होगा और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप केवल क्या, पंक्ति को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है उदाहरण, हरिपत कोमल कमल से है, योजक चिन्ह है, स है, से सा सी जैसे, ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो तुलना किए जाते हैं, तुलना करने वाले शब्द हैं। तो क्या है यहाँ पे, सिंपल सा ये परिभाषा जो है ये एक परीक्षा में भी आपसे को पूछता है, ये किसी एग्जाम में, मतलब सीईटी, पिछले जब सीईटी नहीं लेता था तो एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है,
तो अगर आपको ये पंक्ति दे दे और पूछे कि अलंकार बताइए, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? परिभाषा पढ़ोगे, परिभाषा याद करोगे, फिर ट्रिक याद करोगे, बहुत लंबा चौड़ा है। नहीं, हमको ये सब पढ़ना ही, सोचना ही नहीं है, बस ये याद रखना है कि उपमा अलंकार में मैम ने पढ़ाया था योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से जैसे शब्द आते हैं। तो क्या है, इस पंक्ति में योजक चिन्ह भी है और से भी है, अर्थात ये कौन सा अलंकार कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। तुरंत आप तुरंत क्या करेंगे? इसकी पहचान कर लेंगे। अगर वहीं पे आप चलोगे, इसके भाव समझोगे, ठीक है, फिर उपमा अलंकार जो भी अलंकार ऑप्शन में दिया रहेगा विकल्प में, आप उसको समझोगे तो आपका टाइम जो है वो बहुत चला जाएगा और आप परीक्षा में आपके लिए समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। तो ये क्या है, आप ऐसे ही देख के आप इसको पहचान लिए। अब देखिए ये कैसे, दूसरा क्या है, अभी हम पंक्ति को समझाएंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि बस पंक्ति को देख के कैसे हम 2 मिनट में पहचान ले कि ये कौन सा अलंकार है। देखिए कैसे, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस, सरिस जैसे, ठीक है, के जैसा, ये इसका अर्थ क्या होगा? के जैसा, ठीक। वहीं पे देखिए मखमल के झूले पड़े हाथी सा, सारा है, योजक चिन्ह भी है। अब यहाँ पे बात आई कि दूसरे पंक्ति में योजक चिन्ह नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना वाला शब्द आ रहा है, सरिस के जैसा सॉरी सरिस क्या है? के जैसा। इसका अर्थ क्या होता है? के जैसा, तुलना की जा रही है, ठीक है। योजक चिन्ह ना हो लेकिन कुछ ऐसे शब्द हो जो जिससे ये बोध हो कि वो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का तुलना कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? उपमा अलंकार कहलाएगा। अब आते हैं इसके अर्थ को समझते हैं। हरि पद कोमल कमल से, अर्थात हरि, हरि अर्थात श्री विष्णु, ठीक है। तो श्री विष्णु के पद अर्थात चरण, पद का अर्थ क्या है? चरण, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। श्री विष्णु के चरण कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो चरण, जो पैर की कोमलता है, उसका कंपेयर किससे किया जा रहा है? उसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूल से, ठीक है। तो इस पंक्ति का, इस काव्य की पंक्ति का क्या अर्थ हुआ बच्चों? हरिपद कोमल कमल से, अर्थात श्री विष्णु के जो चरण हैं वो कमल के फूल के समान कोमल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जो चरण है, जो पैर है, उसकी तुलना की जा रही है किससे? कमल के फूल से, ठीक। अब दूसरी क्या पंक्ति है? पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात पीपर अर्थात पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ होता है, ठीक है। पात, पात, पात मतलब पत्ता, पात, पात को आप पत्र भी लिख सकते हो, पत्र का अर्थ भी क्या होता है? पत्ता होता है, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात पीपल के पत्ते के जैसा मेरा मन डोल रहा है। पीपल का पत्ता क्या है? हमेशा डोलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मन के डोलने की का जो भाव है, उसको किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पेड़ के पत्ते से। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे बात उठता है बच्चों की उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अब आप पूछोगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है और वाचक शब्द क्या है। देखिए, चलिए अब समझते हैं कि ये पहली पंक्ति में उपमेय क्या है, ठीक है। उपमेय क्या है, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? किसकी तुलना की जा रही है? उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है? पद। पद हमारा क्या होगा? उपमेय होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उपमान। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो इस पद की, पैर की, चरण की तुलना किससे की जा रही है? कोमल कमल से, ठीक है। कोमल कमल से। तो जो हमारा कमल है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था सामान्य धर्म, अर्थात जिसमें दोनों की तुलना की जाए, तो हमारा किसका? हरि का ही, अर्थात हरि का जो पैर है वो
कोमल कमल के समान है, वाचक शब्द क्या हो गया? से है। अब आई समझ में बात कि इस पंक्ति में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और सामान्य धर्म क्या है। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये पंक्ति लिखिएगा, ठीक है, ये पंक्ति लिखिएगा। उपमेय उपमान को समझने के लिए पहले ये पंक्ति लिखिएगा, फिर लिखिएगा उपमान, उपमेय सॉरी, पहले उपमेय लिखिएगा। उपमेय क्या है? चरण है, क्यों? इसकी तुलना की जा रही है, पद, ठीक। उसके बाद उपमान है, किससे? उपमेय, उपमान सॉरी, उपमान, उपमेय उपमान, हाँ। किसकी तुलना की जा रही है बच्चों? किससे की जा रही है? कोमल कमल, कोमल कमल, ठीक है। अब ये जो है वो दोनों किसमें है? साधारण धर्म। ये हमारा क्या होगा? हरि, अर्थात श्री विष्णु। श्री विष्णु को हरि कहते हैं, ठीक है। श्री हरि को हम, हरि क्या? श्री विष्णु का ही अन्य नाम है, हरि से संबोधित करते हैं श्री विष्णु को हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा वाचक शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द क्या होता है? योजक चिन्ह के साथ तुलना करने वाले शब्द जुड़े होते हैं, इसमें क्या होगा? से। क्लियर हुआ? इस पंक्ति में क्या आपको समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे अलंकार ना पूछ के आपसे उपमेय और उपमान पूछ देता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये पंक्ति जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी ना किसी साल जरूर पूछता है यमक अलंकार, उपमा अलंकार के उदाहरण में। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पेड़ के पत्ते के समान मन जो है वो झूम रहा है, डोल रहा है, ठीक है। अधर्मन, इसका ये क्या है? ये मुहावरा है, इसका क्या होगा? अधर्मन मतलब क्या है? क्या हो रही है? बेचैनी हो रही है, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। अब क्या है? तीसरी पंक्ति क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, अर्थात इस काव्य पंक्ति में वसंत ऋतु के आगमन की बात की जा रही है कि वसंत ऋतु के समय उसकी साज धज और शोभा ऐसे दर्शाया गया है जैसे किसी महंत की सवारी, ठीक है। हाथी सा टीला क्या है? हाथी का टीला, महंत की सवारी, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? उपमा अलंकार हुआ, ठीक है। जहां हमें उपमेय भी पता हो, उपमान भी पता हो, वाचक शब्द भी आए, वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। ट्रिक क्या मैंने बताया? योजक चिन्ह के साथ तुलना करने वाले शब्द। तुलना करने वाले शब्द क्या? सा, सी, से, जैसे ये सब आए, ये शब्द आए, ये शब्द क्या होंगे? उपमा अलंकार कहलाएंगे। चले, उसके बाद क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। रूपक अलंकार से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। चले, अब रूपक अलंकार क्या है? परिभाषा देखिए, जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो, वहां क्या होगा? रूपक अलंकार, ठीक है। क्या है? जहां किन्हीं दो व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, उसमें क्या हो? इतनी समानता हो कि उसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो, वहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अर्थात जैसे ये पेन मेरे पास है, ठीक है, ये वॉच है, ऐसे ही सेम कोई और, या इसकी तुलना हम किसी और चीज से कर रहे हैं जो एकदम बिल्कुल समान है। अब वहां पे देखिए उपमा अलंकार में क्या हो रहा था बच्चों कि कोई शब्द जो है वो क्या है, उसमें अंतर था, मतलब जैसे पीपल के पत्ते के समान मंडोला, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इतनी छोटी वो रहेगी समानता, इतना सूक्ष्म रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अंतर क्या है। तो वहां क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। यहाँ क्या है? जहां उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है वो किसका रूप धारण कर लेगा? उपमान का। जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय होता है, उपमान क्या होता है? जिससे की जा रही है। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए क्या है ट्रिक, क्या है बच्चों? जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में दो शब्द रहेंगे, ठीक है, दो शब्द रहेंगे,
उनमें क्या है, इतनी समानता होगी कि अंतर कर पाना मुश्किल होगा। वैसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए। अब आप बताइए, अब आप कहोगे कि मैम योजक चिन्ह जो है वो उपमा अलंकार में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि उसके पीछे, मतलब रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आएगा ही, ठीक है, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन उसके पीछे सा सी जैसे ये शब्द नहीं आएंगे, ठीक है। वहीं उपमा अलंकार में हमने क्या देखा था, योजक चिन्ह के साथ सा सी से जैसे जो है शब्द वो आते थे, लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आएगा लेकिन सा सी जैसे शब्द नहीं आएंगे, ठीक है। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा जिनमें समानता होगी, ठीक है, लेकिन सा सी जैसे शब्द नहीं आएंगे। अब देखिए क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये क्या है, ये कृष्ण जी जो हैं वो यशोदा माँ से कह रहे हैं कि माँ, मैया मैं चंद्र खिलौना, चांद वाला खिलौना लूंगा, अर्थात वो चांद पे जाने के लिए कहते हैं कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे बहुत सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। अब आप ये लाइन आप समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, चरण कमल बंदो हरि गाई, अर्थात हे ईश्वर, हे गोविंद, हम आपके चरण कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं। कमल रूपी चरण जो एकदम मुलायम है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो सब इतनी समानता है कि हम लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये पंक्ति क्या कह रही है कि हे गोविंद, हम आपके कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तीसरा क्या है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्रिका चादर, अर्थात जो रात का समय है वो क्या है, चांदनी जो है वो उसकी छाया ऐसी बिखरी हुई है जैसे कि वो चादर ओढ़ा है, ठीक है। तो इस पंक्ति में क्या है कि जो चांद की जो चंद्रिका, जो पूर्णिमा की जो चांद की रोशनी होती है वो तो चारों तरफ बिखरी होती है, देखने में क्या वो चादर के समान लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार कहलाएगा। एक और पंक्ति है बच्चों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो है ये पंक्ति जो है ये भी पूछता है रूपक अलंकार के उदाहरण में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात कि हे भगवान, मैंने जो रत्न है वो जो राम है, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने प्रभु के समान जो रत्न है उसको मैंने पाया है, वो धन मैंने। तो अब यहाँ पे क्या है, भगवान की तुलना किससे की जा रही है, भगवान का जो उसको किसका रूप दे दिया गया, रत्न का, किसी खजाने का क्या किया, रूप दे दिया गया। तो वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जब पंक्ति में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रूप ले ले, दूसरे व्यक्ति वस्तु का रूप ले ले, वहां पे कंपेयर ना हो, वो उसका रूप ले ले। जैसे चरण कमल बंदो हरि गाई, अर्थात कमल रूपी चरण, क्या हुआ, जो कमल है वो किसका रूप ले लिया, चरण का रूप ले लिया। बस आपको यही ध्यान रखना है। चंद्र खिलौना, जो खिलौना है वो चांद में है, तो यहाँ पे है क्या है, किस खिलौना, किस चांद जो है वो किसका रूप ले लिया, खिलौना का। अर्थ समझ में आया, ठीक है। वैसे ही है, जहां कभी भी कोई वस्तु या व्यक्ति की बात की जा रही है, वो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का रूप ले ले, वो क्या कहलाएगा, रूपक। और नाम से ही हो रहा है रूपक। चलिए ठीक है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यहाँ पे बच्चों देखिए, इसको ना आपको बस बस आपको ट्रिक याद रखना है। वैसे ये थोड़ा वो होता है, कठिन होता है समझने में, बस आपको एक ट्रिक याद रखना है। चलिए बताते क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां समानता के कारण, समानता इतनी हो कि उसके कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, अर्थात जो उपमेय है जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो, कल्पना हो, ठीक है, उसमें क्या हो, संभावना या कल्पना की जाए, वहां क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा।
इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं, बहुत डीप में जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आप पढ़ोगे आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। हमको क्या करना है, अपना समय बचाना है, कम समय में हमको अच्छी चीज़ें लेनी है। तो आप बस ये याद रखिए जो आप याद कर पाओगे। तो क्या याद कर पाओगे? ट्रिक। उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पहचानोगे कैसे? जब कोई पंक्ति में मानो, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जानहु शब्द आए। कोई पंक्ति देखिएगा, ठीक है, कोई पंक्ति लिखा हुआ है, वहां ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। ना ही आपको उस पंक्ति के भाव पे जाना है, ना ही उसके अर्थ को समझना है। बस पंक्ति में अगर आपको ऐसे शब्द दिखे, वे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएंगे। अब देखिए कैसे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आपत परियो प्रभात। क्या है? अब इस पंक्ति को देख के अब क्या आप अर्थ समझने जाओगे, पढ़ने जाओगे, उसमें उपमेय ढूंढोगे, कल्पना है क्या है, बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बस ये रखना है कि मैम ने कहा था मनहु, मनहु आ रहा है, मनहु शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाया। बहुत सिंपल है, इस पे अर्थ पे आपको नहीं जाना है। चलिए, अगर हम अर्थ भी आपको समझाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो आप वही चीज याद रखिए जो आप याद कर पाओगे कि मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जानहु शब्द दिखे किसी पंक्ति में, वे क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। अब दूसरा कैसे है देखिए। चम्मच मात चंचल नयन विच घूंघट घट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उर्छत जुग मीन। अब बताइए कैसे पहचानेंगे इसको? वेरी गुड, मनहु। मनहु आ रहा है पंक्ति में, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस पंक्ति में आपको मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु शब्द दिखे, वो क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। चले अब देखिए क्या है चौथा, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर क्या हो? वर्णन हो, अर्थात वो उतना ना हो जितना वर्णन किया जा रहा हो, वहां पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, देखिए कैसे। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये कब का है? जब लंका में श्री हनुमान जी जाते हैं सीता माँ से मिलने, तो वो लंका दहन करते हैं। ये पंक्ति तब की है। कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान जी के पूंछ में आग लगी नहीं थी, अर्थात पूंछ में आग लगी ही नहीं, लेकिन लंका क्या हुई? सारी लंका जल गई। तो क्या हो रहा है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है ना, कि पूंछ में जब आग ही नहीं लगी, पूंछ में जब आग ही नहीं लगी तो लंका जली कैसे? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर क्या हो रहा है? वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में आग तो लगी ही नहीं, लेकिन लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। ठीक, अब चलिए देखिए दूसरी पंक्ति क्या है। देख लो साकेत नगरी है यही साकेत, ठीक है, स्वर से मिलने गगन सा जा रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? साकेत नगरी की बढ़ा चढ़ा के वर्णन की जा रही है कि इस नगरी को देखे, इसके वैभव को देखो, जैसे लग रहा हो कि वह स्वर्ग से मिलने जा रही है। साकेत अयोध्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है कि वो ऐसी नगरी है जैसे लगे कि जो नगरी है वो स्वर्ग से मिलने गगन आकाश की ओर जा रही है। तो क्या है? कोई शहर है, कोई जगह है, कोई स्थान है, क्या वो स्वर्ग से मिलने गगन के पास जा पाएगा? लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा। अर्थात ये जो पंक्ति है ये तब की है जब श्री रामचंद्र जी और सीता माता का स्वयंवर हो रहा होता है। तो धनुष रखा जाता है ना, महादेव का धनुष था, उसमें राजा जनक जी कहते हैं ना, जो इस धनुष को उठा के तोड़ेगा वही मेरी सीता से ब्याह करेगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि 10,000 राजा मिलके उस अकेले धनुष को नहीं उठा पाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? उसको वो हल्का सा खिसका भी नहीं पाए। तो क्या हो रहा है? उस धनुष की यहाँ पे
अतिशयोक्ति हो रही, इस वर्ण में क्या हो रहा, इस पंक्ति में क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति है। क्यों? क्योंकि उस धनुष की उस दृश्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अब बताइए, कोई 100 आदमी 100 राजा अगर उठाए तो क्या वो टस से मस नहीं होगा? होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको बढ़ा चढ़ा के ये चीजें वर्णन की गई है। जहां कभी भी, तो आप कैसे समझे, जिस पंक्ति में पढ़ने पर, जिस पंक्ति को पढ़ने पे ये भाव उत्पन्न हो कि उसको बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है, वहां पे क्या कहलाएगा बच्चों? वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहां निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन हो। अर्थात कोई निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, लेकिन उसको हम लोग किसका रूप दे दे? मानव का, मानव के क्रियाकलापों का। अर्थात क्या दे दे? जैसे रोबोट, आप अभी का एग्जांपल ले सकते हैं। रोबोट क्या है? वो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन वो क्या, उसकी क्रियाकलाप कैसी है? मानवीय है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मानवीकरण। ऐसी पंक्ति, ठीक है, ऐसी पंक्ति जिसमें किसी निर्जीव व्यक्ति को एक मानवीकरण अर्थात उसको मानव का रूप दे के क्रियाकलाप किया जाए, वहां पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये अलंकार भी आपका इंपॉर्टेंट है, मानवीकरण अलंकार। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, मानवीकरण और रूपक अलंकार में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आइए पहले इसको हम समझाएंगे, फिर क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है ना, वो कभी कभी आपको रूपक अलंकार में भी दे देता है, लेकिन यदि ये पंक्ति दी हुई रहे और पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है और विकल्प में रूपक और मानवीकरण दिया रहे, तो वहां पे ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप मानवीय अलंकार को ही चुनोगे। क्यों? बताते हैं। देखिए इस पंक्ति में क्या है? प्रकृति की क्या हो रहा है? प्रकृति का वर्णन हुआ है। प्रकृति को एक स्त्री बना के उसका वर्णन किया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? प्रकृति क्या है? निर्जीव चीज है, उसको स्त्री बना के अर्थात एक महिला का रूप देके उसे क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो क्या है? निर्जीव वस्तु में क्या किया जा रहा है? जान डाला जा रहा है। मानव की क्रियाकलाप को मिक्स करके हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। कैसे? बीती विभावरी जागरी, विभावरी अर्थात रात, बीती विभावरी जागरी अर्थात जो रात है, एक सखी है वो दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, सुबह हो गया है, अब उठो, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात जो अंबर रूपी पनघट है, ठीक है, पनघट रूपी जो अंबर है, उसमें उषा अर्थात एक स्त्री तारा जो है, तारों को घड़ों में डुबो रही है। अर्थात जो उषा क्या है? सूर्य की पहली किरण, ठीक है, वो क्या कहलाती है? उषा कहलाती है। उससे क्या हुआ? जो तारे हैं रात में वो छिप गए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्त्री है वो क्या कर रही है? पनघट पे जैसे पानी भरा जाता है वैसे ही वो तारों को भर रही है घड़े में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? किसके क्रियाकलापों को दिखाया जा रहा है बच्चों? मानवीय। स्त्री को यहाँ पे क्या बनाया गया है? स्त्री को रख के इस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। अब आप समझे कि यहाँ पे क्या है? निर्जीव वस्तु को मानवीकरण किया जा रहा है, मानव का रूप दिया जा रहा है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या था? ऐसा नहीं था। ठीक है, रूपक अलंकार में कोई मानवीय वर्ण, उसका मानवीय रूप देख के वर्ण नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी दशा में जब आप पंक्ति पढ़ो, आपको ऐसा लगे कि प्रकृति कोई निर्जीव वस्तु को मानवीय का रूप दिया जा रहा है, मानव का रूप दिया जा रहा है, मानव के क्रियाकलापों का रूप दिया जा रहा है, तो वहाँ क्या होगा? मानवीकरण होगा। रूपक और मानवीकरण अलंकार में बस यही अंतर है कि रूपक में मानवीकरण नहीं किया जाता है, मानवीकरण में उसके क्रियाकलापों को वर्णित किया जाता है। अब दूसरा देखिए क्या है? मेघ आए बन-ठन के सवर के। अब आप बताइए, मेघ अर्थात बादल, क्या बादल जो है वो बन सवर के आता है?
बन ठन के, सज के, धज के आता है? नहीं आता। तो सजना धजना जो है वो किसका क्रियाकलाप है? मानव का है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? बादल जो है यहाँ पे इस पंक्ति में क्या हो रहा है? बादल का मानवीकरण किया जा रहा है। बादल जो है वो मानव क्रियाकलाप कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? मेघ आए बन ठन के सवर के, बादल आए बन ठन के और सवर के, सुंदर बन के बादल आ रहे हैं। फिर तीसरा क्या पंक्ति है? सागर के उर पर नाच करती है लहरें मधुर गान। ठीक है, सागर की लहरों के ऊपर क्या है? सागर के उर पर, सागर के ऊपर लहरें जो है वो गाना गा के नाच रही हैं। जैसे लहर आती है तो ऐसे से हिलती है ना, जब सागर में, समुद्र में लहरें आती हैं आप देखोगे तो ऐसे से लहरें आती हैं। तो वही वर्णन हो रहा है कि जो लहरें हैं वो उसके ऊपर नाच रही हैं, गा रही हैं। तो क्या लहरें जो है वो नाच रही हैं, नाचती गाती हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पे लहरों को क्या किया है गया है? लहर के क्रियाकलाप को मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ दिया गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसी पंक्ति जिनको पढ़ के आपको लगे कि निर्जीव वस्तुओं का मानवीय क्रियाकलापों के साथ वर्णन किया जा रहा है, वे क्या कहलाएंगे? मानवीकरण अलंकार कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना बहुत हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि एक ही बार हम पढ़ा दिए आपको, अपना 1 घंटे 1.5 घंटे का या आधे घंटे का वीडियो 2 घंटे का कर दिए, आपको समझ में कुछ आया ही नहीं। तो हमको क्या करना है? थोड़ा ही, एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जो हम लोग किस पे मैटर करेंगे? क्वांटिटिव पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटेटिव पे हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी, मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ये हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए अलंकार हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग छंद स्टार्ट करेंगे। और बच्चों अब जो है वो हम लोग अब अपने सिलेबस के आधे पड़ाव पे आ चुके हैं। ठीक है, बस आधा ही बाकी है। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग अपना मॉक टेस्ट PYQ शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।